कि किसी भी आदमी को हमें इग्नोर नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति को हमें इग्नोर नहीं करना है। हर व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो आदिवासी विचारधारा के लिए काम करता है, जो व्यक्ति आदिवासियों को जोड़ने के लिए काम करता है, जो इस प्रकृति संस्कृति को बचाना चाहता है, कुदरती संस्कृति को बचाना चाहता है और पूरे जीव जगत को बचाने वाली समाज व्यवस्था को बचाना चाहता है, हर एक आदमी का हमें सम्मान करना है। ये आपके बीच में कहना चाहता हूं। दोस्तों, अभी आप सुबह से यहाँ पर बैठे हैं और हम लोग भी कल से शाम से ट्रैवलिंग करके अभी यहाँ पहुंचे। थोड़ा जल्दी आ जाते, लेकिन हम लोगों ने हमारे इलाके के अंदर माही नदी आ रही है और वो भी भीलों इलाके से आ रही है, तो हम माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है वो देखने गए थे और स्नान भी उधर कर लिया, इसलिए थोड़े से लेट हो गए। तो सरदारपुर वाले भाई बार बार बोल रहे हैं कि आपको सरदारपुर में भी आना है, तो हमको आज लगा कि सरदारपुर जाना ही चाहिए। तो आने वाले समय में हम सरदारपुर का कार्यक्रम भी देंगे। अभी हमारे कभी भी आदिवासी परिवार में किसी व्यक्ति का नाम लेना हम लोग पसंद नहीं करते हैं, न करते आए हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मध्य प्रदेश में आने के बाद में और कुछ बातें यहाँ पर जो कंट्रोवर्शियल हैं उनको देखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी आदमी को हमें इग्नोर नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति को हमें इग्नोर नहीं करना है। हर व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो आदिवासी विचारधारा के लिए काम करता है, जो व्यक्ति आदिवासियों को जोड़ने के लिए काम करता है, जो इस प्रकृति संस्कृति को बचाना चाहता है, कुदरती संस्कृति को बचाना चाहता है और पूरे जीव जगत को बचाने वाली समाज व्यवस्था को बचाना चाहता है, हर एक आदमी का हमें सम्मान करना। ये इसलिए कहना चाहता हूं कि कई भाई हमारे राय साहब का विरोध करते हैं, ये मैं उचित नहीं मानता, मैं उचित नहीं मानता। महेश भाई का या फिर हमारे दूसरे साथियों का कोई लोग विरोध करते हैं, उसको भी मैं उचित नहीं मानता। और दूसरे आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनका भी हम लोग यदि विरोध करते हैं तो यह भी मैं उचित नहीं मानता। इवन मैं एक भी आदिवासी का विरोध नहीं करना चाहता। आदिवासी तो दूर की बात है, किसी भी एक इंसान का भी विरोध नहीं करना चाहता। क्यों नहीं विरोध करना चाहता? एक भी व्यक्ति जो आज हमारे साथ जी रहा है, किसी का भी विरोध हम नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि आदिवासी पूर्वज ये मानते आए हैं कि जो व्यक्ति अभी हमारे साथ जी रहा है वो पुनः इस धरती पर कभी लौट के वापस नहीं आएगा। ये हमारे पूर्वज मानते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति आज जो हमारे साथ जी रहा है, हर एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो दोबारा इस धरती पर वापस नहीं आएगा। न महिला आएगी वापस, न पुरुष आएगा, न कोई जानवर हमारे साथ जी रहा है वो भी वापस नहीं आएगा, लेकिन उसका डीएनए इस धरती पर जीवित रहेगा, इसकी गारंटी है। हजारों लाखों साल से हमारे पूर्वजों का डीएनए हमारे अंदर आज जिंदा है। इसी तरीके से अगली पीढ़ी में भी वो डीएनए जिंदा रहेगा, ये बात सच है। लेकिन हम वापस इस धरती पर नहीं आएंगे, ये हमारे पूर्वजों की मान्यता है और ये साइंटिफिकली आपका कुदरती तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से प्रूव हो गया है। ये बात गलत नहीं है। जिन लोगों ने साइंस पढ़ा है, जो डॉक्टर इंजीनियर कर रहे हैं, उनको पता है। यहाँ पर हमारे 3 से 4 तो डॉक्टर बैठे हैं, मान्यवर कमल जी डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारे डिंडोर साहब बड़े अधिकारी बैठे हैं और बहुत सारे भाई हमारे बीच बैठे हैं।
जिन लोगों का स्टडी बहुत बढ़िया है, जिन लोगों का जानकारी बहुत अच्छा है, उन तमाम लोगों को मालूम है कि एक एक इंसान की कितनी वैल्यू है। अब दूसरा सवाल पैदा होता है, जो लोग हमारा विरोध करते हैं उनका क्या? ये सवाल पैदा होता है, जो लोग हमारा विरोध करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग हमारा विरोध करते हैं वह अज्ञानी है। तो जो लोग अज्ञानी हैं, तो अज्ञानी बीमारी भी मानना चाहिए। मैं 2011 में बीमार पड़ा। कब बीमार पड़ा? तो मैंने कई लोगों को ठीक कर दिया, पर मैं ठीक नहीं हुआ। क्या करूं? 2011 में मैं बीमार हुआ। मैंने कई लोगों की मानसिक बीमारी ठीक कर दी, मैं ठीक नहीं हुआ। लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए, ये बीमारी होने के बाद ही मैं ज्यादा फेमस हुआ। और आज की तारीख में न जाने कितने लोगों ने मेरे फोटो लिए, मुझे ही पता नहीं। अब तो मैं फोटो लेना भी नहीं चाहता, थक जाता। कार्यक्रमों में ऐसा होता है। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं वो बीमार हैं। तो बीमार लोगों का इलाज क्या है? दवाई करनी पड़ेगी। मेरी बीमारी को ला देना, और दवाई ज्यादा खाऊं तो और ज्यादा मेरे पेट में गड़बड़ हो सकता है, इसलिए मैं दवाई खाना बंद कर दिया। मैंने सोचा कि मेरे को चाहे कितनी भी जिंदगी मिले, मेरे समाज के बहुत सारे जो लोग हैं जो मानसिक रूप से बीमार हैं, उनका इलाज कर दूं। मैं ऐसा डॉक्टर भी हूं और शिक्षक भी हूं। एक शिक्षक का दायित्व होता है अपने बच्चों को अपने द्वारा हासिल ज्ञान या अपने गुरुओं द्वारा ज्ञान दिया गया और किताबों के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया गया, पूरी जिंदगी के अनुभव से, अनुभव सिद्ध ज्ञान जो हासिल किया, वो बच्चों को देना। ये तो हमारा पेशा हुआ। बच्चों को हम ज्ञान देते हैं स्कूल के अंदर, ये तो हमारा पेशा हुआ। हमारी जिम्मेदारी क्या है? यदि अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट मैंने नहीं लगाया होता तो क्या मैं शिक्षक बनता? बनता क्या? नहीं बनता। अब हमारे ये भाई डिंडोर साहब हैं, क्योंकि वरिष्ठतम साथी है, उनका उदाहरण दे दूं। डिंडोर साहब का वीर के नाम का सर्टिफिकेट नहीं होता तो क्या डिंडोर साहब सर्विस कर पाते? नहीं कर पाते। यदि किसी को लगता है कि मैं तो मेरी योग्यता से बना हूं, तो क्या हमारा पिताजी, हमारा दादाजी क्यों सर्विस नहीं लगा? वो अयोग्य था क्या? वो तो हमारे से ज्यादा योग्य थे। वो हमारे से ज्यादा योग्य थे। उनके पास सामाजिक शिक्षा थी, हमारे पास मात्र एकेडमिक एजुकेशन बड़ा है। क्या मैं सही कह रहा हूं? अकादमिक एजुकेशन हमारा बड़ा है। वो भी शिक्षित थे, वो सामाजिक शिक्षा थी। तो एक शिक्षक का ये भी दायित्व होना चाहिए कि अपने समाज का सामाजिक शिक्षा का जो ज्ञान है वो अपने द्वारा हासिल किया गया है, वो समाज को भी देना चाहिए। केवल बच्चों को देना पेशा है, जिसके बदले पैसा मिलता है हमको। पेशा, पैसा का मतलब व्यवसाय, जिसके बदले आपको पेमेंट मिलती है, पैसा मिलता है, वेतन मिलता है। तो जो मेरे नाम से सर्टिफिकेट बना, जाति प्रमाण पत्र बना, अनुसूचित जनजाति का, आदिवासी नाम का जाति प्रमाण पत्र बना, उसकी वजह से मैं नौकरी लगा। उसके लिए मैंने क्या किया? उसके
उसके लिए मैंने क्या किया? तो उसके लिए मैं कर्ज चुका रहा हूं मेरे समाज को। भंवरलाल परमार के नाम का सर्टिफिकेट नहीं है, भील आदिवासी समाज का मैं बेटा हूं, उसके नाम से सर्टिफिकेट बना। तो मैं मेरे समाज का कर्जा चुका रहा हूं। मेरे पास जो ज्ञान है, जो जानकारी है, अनुभव सिद्ध ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है, प्रकृति संस्कृति का नॉलेज है, कुदरती संस्कृति का नॉलेज है, वह मैं शेयर कर रहा हूं मेरे समाज को। तो मैं कौन सा नवाई कर रहा हूं? नवाई अपने नवाई त्योहार की एहसान नहीं कर रहा हूं भाई। लोकेश नवाई होगा से आप क्यों? क्योंकि उधर निवाड़ में थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंट हो जाए, जो भी है ना। कहने का मतलब ये है, कल लोकेश में हम लोग नागपुर भी थे। मैं जो बात बताना चाह रहा था कि हम लोग दो चीज काम कर रहे हैं। एक काम तो हमको जो वेतन मिल रही है उसके लिए हम लोग को हमारे पेशे के प्रति हम जिम्मेदार हैं और विश्वसनीयता से काम कर रहे हैं, वो हमारी नौकरी है। और हमने हमारा समाज का सर्टिफिकेट लगाया, इस वजह से हम समाज सेवा का काम कर रहे हैं। कल हम लोग भाई लोकेश ने, उनको आप पूछ सकते हैं, हम लोग गए थे नागपुर। वहां थोड़ा सा कुछ बातें हम लोगों को, अब यहाँ मत से बोलना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत सारा समय बिगड़ गया। मैनेजमेंट समय का ठीक नहीं हो पाया और मन संचालन भी थोड़ा सा आदिवासी परिवार अपना जैस का है, उस तरीके का क्वालिटी का मुझे तो ठीक नहीं लगा। इस वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ और बहुत सारे लोग नहीं बोल पाए। जिस तरीके से प्रचार हुआ कार्यक्रम का, उस तरीके से थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कोई व्यक्ति इतना बाहर से आता है तो कम से कम आधा घंटा होना चाहिए ताकि अपनी बात कह सके। और बहुत अच्छा विषय था, उस विषय के बारे में वहां जो मैं नहीं बोल पाया, मैं यहाँ आपके बीच में रखना चाहता हूँ। वो इसलिए रखना चाहता हूं कि वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई लोग हमको कहते हैं आप भील के नाम पर मत बोलो, आप आदिवासी के नाम पर बोलो। आदिवासी सारे इंडिजिनस पीपल हैं, उनका एक समुच्चय नाम है। ऐसे समझ में आया? होल सबको मिला करके ये आदिवासी बना, बराबर है। अब मुझे बता दीजिए, आदिवासी होने की पहली पहचान क्या है? आदिवासी होने की पहली पहचान क्या है? बताइए आप में से कोई भी है? बहन बोल रही है, बेटी बोल रही है, बोली। एग्जैक्टली, बहुत सही बात बताई, बोली। बहुत सही बात बताई, बोली हमारी पहचान है, प्रथम कसौटी। अब बताइए, आदिवासी बोली होती है क्या? आदिवासी बोलियां हो सकती है, बोली नहीं होती। ध्यान रखो, आदिवासी बोलियां हो सकती है, आदिवासी बोली नहीं होती। बगरा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। तो बोली कौन सी है? भीली। बोली कौन सी है? भीली। भीली बोली में आदमी को क्या कहते हैं? भील, ठीक है। और आदिवासी बोली में महिला को क्या बोलते हैं? अरे भीली बोली में महिला को क्या बोलते हैं? भीलन। ध्यान रखो,
इसी तरीके से गोंडी बोली के अंदर आदमी को गोंड कहते हैं और महिला को गोंडनी भी कहते हैं। वो हमारे इंदौर वाले मैडम, अपने क्या नाम है, कार्तिक भाई, नहीं, वो दुर्वे मैडम, सुशीला मैडम लिखते हैं गोंडनी। सुशीला जी दुर्वे, मेरी जिंदगी में एक महिला मैंने इतनी साहसी देखी, मेरे से ज्यादा साहसी है वो महिला सुशीला जी दुर्वे। उनके लिए आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आप उनका एक बार इनके साहस के लिए ताली बजा करके, बड़े साहस के साथ वो दिखते हैं अपने समाज के लिए, बोलने के लिए, धर्म संस्कृति के लिए। और उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था 2013 में इंदौर में, पहली बार हम मिले थे, मेरे को सजेस्ट किया था, गौरव भाई आप लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन बोलने पर और धर्म संस्कृति पर बोला करें, ये सजेशन उन्होंने दिया था। और इसको रिसर्च करके बोलते 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 बहुत बड़ा जनजागरण हो गया, हम लोग बहुत बड़े संकट में भी आए। लेकिन वो सजेशन उस महिला ने दिया था, वो मेरे से साल भर 2 साल बड़े हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने, वो बहुत साहसी महिला है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि बोली पूरे देश के अंदर, जिस बोली के अंदर आदमी को जो बोलते हैं वही उस कम्युनिटी की बोली का नाम है। ये बात हमको ध्यान रखना। तो सबसे पहली कसौटी क्या है? बोली। उसी बोली के अंदर आदमी को जो कहते हैं वह कम्युनिटी नेम है। अब सवाल पैदा होता है आप लोगों के सामने कि कौन सा ऐसा समाज है जिसके अंदर पूजा का काम महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है? ऐसा कौन सा समाज है? पूरे देश के अंदर जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, पूरे देश के अंदर सभी आदिवासी समुदाय के अंदर महिला भी पूजा कर सकती है, आदमी भी पूजा कर सकता है। ये केवल और केवल आदिवासी के समाज के अलावा किसी समाज में नहीं है। भाई हम लोग कल लोकेश भाई हम लोग बात कर रहे थे, हमारे पास ही हमारे आसाम के भाई बैठे थे, है ना? तो मैं ऐसा भी कहना चाहता हूं कि यदि उधर कभी पूजा पद्धति का अपन अध्ययन करना चाहें तो कल हमारी बात भी हुई है, हमें कुछ साथियों को देखने के लिए जाना चाहिए। वहां पर पुरुषों का भी अलग पूजा विधान होता है, महिलाओं का भी अलग होता है। जहां महिलाओं का पूजा विधान होता है वहां पुरुष नहीं जा सकता, लेकिन आदमी का पूजा विधान होता है वहां महिला आ सकती है। तो अब दूसरा सवाल है, मैंने कम्युनिटी का एक गुण बताया, सिंगल गुण, कि आदिवासी समाज, जितने भी आदिवासी समाज है, आदिवासी कम्युनिटीज है, उन सब के अंदर महिला भी पूजा कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। इट्स ओके? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हमारे भाई निमाड़ वाले भाई हैं, मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बराबर है? ओके। अब ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें महिला और पुरुष दोनों पूजा कर सकते हैं? अरे यार सॉरी भाई, पटवारी साहब बताओ, आपने क्या करना चाह रहे थे? मैं सिखा दो। नहीं, वो उधर आके ही बोलेंगे, इधर तो कौन सा? देखिए, मैं पूजा कर सकती है, पुरुष भी पूजा कर सकता है, महिला भी महंत बन सकती है, पुरुष भी महंत बन सकता है। कौन सा धर्म है? आदिवासी धर्म ऐसा बोलो। इसके अलावा जैन धर्म में शादी ब्याह होती है, होता है, उसमें बनाते ना, मानते बनते। इसके अलावा इसके अलावा दूसरों में भी होता है, लेकिन महंत और पुजारी के रूप में शायद नहीं होता है।
न क्रिश्चियन में होता है, न आपका क्या कहते हैं मुस्लिम में होता है, न यहूदी में होता है, और न ही हमारे देश में जो धर्म के नाम से प्रचारित किया गया। अभी भागवत साहब ने वो जो कौन सा कार्यक्रम था आपका विजयदशमी वाला, एक शब्द भी नहीं बोला, हमेशा सनातन 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 सनातन, और सनातन बोल करके वो आदिवासियों के अंदर घुस जाते हैं। सनातन संस्कृति है ना यार, ये बात याद रखनी है। उसके अंदर भी ऐसा नहीं है। अब बता दीजिए, प्रकृति मूलक और मानवता के लिए पूरे जीव जगत को बचाने लायक धर्म किसके पास है? किसके पास है? वो संस्कृति किसके पास है? केवल आदिवासी के पास में। चाहे वो गौंड हो, चाहे वो संताल हो, चाहे वो भील हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए हम लोग हमारी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से, पूरे लगन से समाज में काम करके जन जागरण फैला रहे हैं, और हमारे युवा साथी उसको हाथों हाथ लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। तो सभी युवा साथी जयस और हमारे जो आदिवासी परिवार से जुड़े हुए साथी है, सबके लिए हमें सम्मान करना है। किसी भी व्यक्ति का हमें नीचा नहीं दिखाना है, उसको गलत नहीं मानना है। जब आदिवासी परिवार बना, पहली ही मीटिंग के अंदर जयस के लोग थे, उस मीटिंग के अंदर भी हमने बोला है कि हम किसी भी संगठन का विरोध नहीं करेंगे। 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर हम जन जागरण करेंगे 2020 तक, ऐसा हमने उस दिन सोचा था। लेकिन उससे भी पहले हम आगे निकल गए, लेकिन हमने किसी को पछाड़ने का कोशिश नहीं किया। कोई एक व्यक्ति बता दे किसी दूसरे संगठन का कि मैंने मेरे से कम किसी को समझा हो, आज तक एक बंदा दिखा दो। भंवरलाल परमार ने छोटे से छोटा कार्यकर्ता, चाहे वो 20 साल का हो, उसको अपने से कम माना हो, एक उदाहरण बता दीजिए। मैंने कभी नहीं किया। यह गुण आपके अंदर आना चाहिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों। हमारे लिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, कोई कम नहीं है। बड़ा बुजुर्ग है हमारे भील समाज के अंदर, आदिवासी समाज के अंदर उम्र के अनुसार सम्मान दिया जाता है। होली दिवाली पर हमारे घरों में बैठने जाते हैं, जिसके घर मरण हो जाता है, मृत्यु भोज काटा कहते हैं, पांडा कहते हैं, उसके अंदर जाते हैं। तो कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा अधिकारी हो, नेता हो, वो कभी भी बड़ी उम्र वाले व्यक्ति के आगे नहीं चलता है। जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो आगे चलेंगे। ऐसा सम्मान हमें बड़े बुजुर्गों का भी करना है। ये हमारे पूर्वजों का जीवन मूल्य है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात हमको ध्यान रखनी होगी। और एक व्यक्ति इस सामाजिक जन जागरण सिखाने के चक्कर में एक व्यक्ति ने मुझे बोला था कि बाबा जी, हमारी एक उम्र है, हमारा एक समय है। हर व्यक्ति का एक समय होता है 5 से 10 साल, उससे ज्यादा वो जन जागरण नहीं कर पाता है। तो हमारा एक समय होता है, उस समय के बाद हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमारे पीछे 10 साल वाले लोग हैं, उनको अपने जैसा बनाना चाहिए, अपने जैसा बनाना चाहिए। मैं इसी विचार से प्रेरित होकर के मेरे से 10 साल के आसपास वाले लोग हैं, उनको संपूर्ण ज्ञान देने की कोशिश करता हूं। और मुझे खुशी है 2013 के अंदर एक काट्टे में हमारी बात हुई थी। मैंने जोश में काट्टे में बोल दिया, क्या बोल दिया कि मेरे जैसे 100 लोग पैदा हो जाए तो डूंगरपुर का नक्शा बदल देंगे हम लोग, ऐसा मैंने बोल दिया। उस समय आदिवासी परिवार नहीं बना था, हम संगठन में जरूर काम करते थे,
तो हमारे डॉक्टर साहब जेके रॉक डॉक्टर साहब है, वो भी इस कांटे में थे। उन्होंने कहा तुम 100 कहते हो, मैं तो कहता हूं 10 हो जाए तो भी डूंगरपुर का नक्शा बदल जाएगा। और किसको मालूम था उस समय मेरे ये सफेद दाग के 2 साल हो चुके थे। किसको मालूम था कि ये सफेद दाग वाला आदमी लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगा? किसको पता था? कल हम लोग वहां गए, लड़के लड़कियां बहुत अनजाने लोग कह रहे थे कि आपको हम YouTube से देखते, और इन लोगों ने बहुत सारी बात हमको शेयर भी किया और हमारे इलाके में आना, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं मिलता। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ में बात करना चाहता हूं और वो सभी लोगों पर लागू होगी। हमें किसी भी इंसान को थप्पड़ मारने से भी रुकना चाहिए, बचना चाहिए। किसी का बिल्कुल नहीं, मुक्का मारने तो दूर की बात है, लात मारने की तो दूर की बात है। ये देश आदिवासियों का है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और तुम इस धरती के मालिक हो। यदि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है और आप भी मानते हो, तो आपको किसी को थप्पड़ मारना का सोचना तक नहीं है। हम केवल विचारों के आधार पर, हमारे पूर्वजों के जीवन मूल्यों के आधार पर सारी मानवता को चेंज कर सकते हैं। यह हुनर हम में है और ये जानकारी हम लोग पूर्ति करें। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, किसी को हमें थप्पड़ मारने का भी नहीं सोचना चाहिए। ये क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं, डेमोक्रेसी है देश में, लोकतंत्र, और लोकतंत्र 1950 से पहले केवल और केवल आदिवासियों में था, केवल और केवल आदिवासियों में था। देश आजाद होने से पहले, जिसको हम संविधान कहते हैं, संविधान का प्रियम्बल कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, वो जीवन मूल्य भी आदिवासियों में जीता थे। इसलिए हमें संविधान का पालन करना, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करना, और ये देश हमारा है तो देश की एकता, अखंडता के लिए हमें प्रयास करते रहना है, लगातार काम करते रहना है। इसके लिए मैं कहना चाह रहा हूं, हमें किसी को नॉन वायलेंट रहते हुए किसी को थप्पड़ मारने का भी हमें नहीं सोचना। सांप होता है तो केवल फुफकार मार दे तो भी उसके आसपास कोई आता नहीं, तो बीत नो डाग ने हाथ नो डाग बराबरी में मर गए कहीं, हमार वे कहीं તમારા કઈ ને કઈ અમન પતો નહીં। હાથ નો ડાગ ને બીલ નો ડાગ बराबर, एम हमार वे कहीं। खाली फुफकार से ही काम हो जाएगा तो किसी को उंगली अड़ाने की क्या जरूरत? जो नागपुर में यही बात मैं बोलना चाहता था, समय एडजस्ट नहीं हुआ। आज की तारीख में पूरे देश के आदिवासियों को केवल वैचारिक जागरण करना चाहिए। किसी को हानि पहुंचाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं। यदि हम लोग हमारे पूर्वजों के जीवन मूल्यों को मानते हैं, हमारे पूर्वजों की संस्कृति मानते हैं, तो हमें नहीं सोचना चाहिए। क्यों? उदाहरण देता हूं। आज प्रक्षेपास्त्र का युग है कि नहीं है? सही क्या गलत कह रहा हूं? एक प्रक्षेपास्त्र पूरा दुनिया के किसी भी इलाके के अंदर हमला कर सकता है। वो जमाना है, और आदिवासी आज भी तीर धनुष लेके घूमते हैं, और तीर धनुष लगा हुआ होगा तो वो तो प्रक्षेपास्त्र से नहीं डरता है, ऐसा डेरिंग दिखाता है। सही कह रहा गलत कह रहा हूं? अब तीर के अंदर तीर है ही नहीं तो भी ऐसा मानता है, या धनुष और वो हो ना, तो वो प्रक्षेपास्त्र से भी लड़े, इतना डेरिंग दिखाता है। सही है गलत है? हमारे पूर्वजों ने कभी भी औजार या सुरक्षात्मक तीर धनुष है उससे आगे बढ़े ही नहीं। कभी बढ़े क्या? इसका कारण क्या है? यह कभी रिसर्च किया आपने? नहीं किया। हमारे पूर्वज अहिंसक थे,
हमारे पूर्वज हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, अहिंसक कौम थे। इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने हथियारों का अपडेशन नहीं किया। बाबर 6000 सैनिक लेके आया, 1 लाख सेना राणा सांगा के पास था, हार गया। कारण क्या था? बारूद लेके आया था, बंदूक लेके आया था, तोप के गोले थे। और हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हरियाणा के राजपूत उस जमाने में 100 के करीब राजा थे खानवा के युद्ध में। वो समझ नहीं पाए ये क्या है, और बाबर जीत गया। ये टेक्नोलॉजी से लोग जीते, और आज इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम लोग तीर धनुष से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसका कारण क्या मालूम है आपको? ये केवल हमारी पहचान के लिए हम रखते हैं। आज भी किसी को हम हानि पहुंचाना नहीं चाहते। ये हमारे पूर्वजों का जीवन मूल्य है। पूरी दुनिया के अंदर मात्र और मात्र आदिवासी है जो अहिंसक कौम है, इसके अलावा कोई अहिंसक कौम नहीं है। यह बात आज आप यहां से लेके जाइए मेरे भाई। मन से भी हानि नहीं पहुंचाते। हमारे पूर्वजों के पास दुश्मन व्यक्ति जिसने हमारे बाप को भी मारा होगा, दादा को भी मारा होगा, हमारे राजा को भी मारा होगा, लेकिन शरण लेने के लिए हमारे पास आया, हमने उसकी रक्षा किया, हम बलिदान हो गए, लेकिन उसको हानि नहीं पहुंचाने दिया। इसके बहुत सारे इतिहास के अंदर रेफरेंस है। राणा पूजा भी इसमें आता है, और बहुत सारे महापुरुष यहाँ पर का भी, मैं लेकिन उस पर अभी जाना नहीं चाहता। इससे 2 बातें आपको विशेष करके याद रखनी है कि आदिवासी समाज है वो दुनिया का बेस्ट धार्मिक सोच, दार्शनिक सोच, नैतिक मूल्यों से प्रेरित है आदिवासी समाज। इसलिए उसको बचाने की जरूरत है, नंबर 1। और दूसरी बात, हमको किसी का भी नुकसान करने की सोच हमें नहीं कायम करनी चाहिए। अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि हमारे इलाके में एक सांप होता है जिसका 2 तरफ मुंह होता है, ऐसा कहते हैं लोग। बराबर है? आगलो में से तबाह हो गए। सटको, अच्छा पाथड़ो पाथो पानी। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जानते हैं इसको, ये तो काटने वाला है नहीं। छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, 6-7 क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, वो भी जानते हैं ये तो काटने वाला है नहीं। तो इसको बहुत ठोकते हैं, मर नहीं जाए इतना ठोकते हैं। और वैज्ञानिक लोग, जीव विज्ञानी लोग बताते हैं कि वो किसान का मित्र होता है, लेकिन बच्चे खूब ठोकते हैं इसको, लेकिन वो मरता नहीं। हमें आगरा जेवा अटले आपको मार पड़ेगा, नहीं समझ में आया? समझ रहे? हम भी अहिंसक हैं, शाकाहारी जीव के समान आदिवासी, इसलिए आदिवासी पर शोषण दमन होता है। समझो, आज आदिवासी लोग खेती बाड़ी की जमीन से बंजर भूमि पर बैठे हैं, आदिवासी लोग अच्छी भूमि से जंगल में बैठे हैं, आदिवासी लोग अच्छी भूमि से पहाड़ के अंदर बैठे हैं। उसका एक ही रीजन है, एक ही कारण है, हम अहिंसक हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इस वजह से हमारे साथ दमन होता है, शोषण होता है, उत्पीड़न होता है। अब सवाल पैदा होता है, इस शोषण, दमन, उत्पीड़न का इलाज क्या है? वो इलाज भी हमारे पास में है। वो इलाज क्या है? एक ही इलाज है, सिंगल। या तो खत्म हो जाओ इस धरती से, इस धरती से खत्म हो जाओ, एक इलाज तो ये है। और इस धरती को आबाद करो, ये दूसरा इलाज है। आप कौन सा चाहते हो? बर्बाद या आबाद? आबाद करो। गुरु नानक देव का एक वचन है, वो एक गांव में गए तो लोगों ने बहुत बड़ा भला बुरा कहा, तो उन्होंने कहा आबाद रहो। और एक गांव में उनका बहुत सम्मान हुआ, तो उन्होंने कहा उजड़ जाओ। तो चेलों ने पूछा
कि साले जिन लोगों ने तुमको गालियां दिया वो तो तुमने आबाद रहो ऐसा कहा, और जो अच्छे व्यवहार किया उनको उजड़ जाओ ऐसा कहा। तो उन्होंने बताया उजड़ जाओ इसलिए कहा कि ये सज्जन लोग जहां भी जाएंगे वहां सज्जनता का प्रचार करेंगे, और इस पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुर्जनता हार जाएगी और सज्जनता जीतेगी। तो आदिवासी जीवन मूल्यों से प्रेरित आदिवासी परिवार के बच्चे बच्चियां, जयस के बच्चे बच्चियां अपने विचारों से प्रेरित होकर के पूरे आदिवासी समाज के अंदर जाएंगे तो ये तमाम प्रकार की दुर्जनता खत्म हो जाएगी और आदिवासी एकता प्रस्थापित हो जाएगी। आदिवासी एकता प्रस्थापित होने से हम लोगों का उत्पीड़न, दमन, शोषण समाप्त हो जाएगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई। एकमात्र इलाज आदिवासी एकता के अलावा कोई इलाज नहीं। आदिवासी एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। क्या बात है? हाँ, धर्म और राजनीति क्रांति भाई बोला बहुत बड़ी। आदिवासी एकता नहीं होने का एक बड़ा कारण उससे भी महत्वपूर्ण मैं बताना चाहता हूँ। टाइम हो रहा है लेकिन दिन डूब जाए तो भी जाना मत। आज बोला फूट हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। न जाने जादू आने के बाद मुझे क्या हो जाता है, ऐसा पहले वो वहां भी हुआ था। तो बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिए मेरे भाई, हम लोग आदिवासी लोग हैं। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, बड़ी बात है आदिवासी एकता, बड़ी बात है। एक चीज ऐसी है कि किसी संगठन को तोड़ना है तो पहले नंबर वाले आदमी को टारगेट करते वो लोग के दूसरे नंबर वाले हैं। अच्छा, रामायण के अंदर जो दो बाली सुग्रीव थे उनमें सेकंड वाले को टारगेट किया फर्स्ट वाले को? मैडम, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? सेकंड वाला। अच्छा, रावण और विभीषण था उनमें फर्स्ट वाले सेकंड वाले को? सेकंड वाले, बराबर है। ऐसा ही राजस्थान के इतिहास में देखोगे तो मुगलों ने भी ऐसा ही किया। राजा का छोटा भाई था उसको अपनी तरफ मिला दिया, शक्ति सिंह, और एक दूसरा भाई था मान सिंह। ऐसा ही मराठों के साथ में भी हुआ, मारवाड़ वाले राठौड़ों के साथ में। वही राठौड़ इधर आके जागुआ के भीलों को हरा करके यहाँ राज कर बैठे। Am I right? अलीराजपुर में भी राठौड़, यहाँ भी राठौड़, रतलाम में भी राठौड़, वो वहीं से आए। तो मैं कहना चाह रहा हूं उन लोगों ने सेकंड आदमी को ही क्यों सेलेक्ट किया? रामायण में भी उदाहरण है, इतिहास में भी उदाहरण है, आपके गांव में भी उदाहरण है। सरपंच किसको बनाया होगा? जिसके परिवार के लोगों ने आदिवासी विचारधारा के लिए काम नहीं किया होगा, जिन्होंने चाटुकारिता किया होगा राजे रजवाड़ों के टाइम में, ठाकुरों के टाइम में, उसी को सरपंच बनाते हैं। हमारे इलाके में ऐसा होता है, आपके इलाके में होता है? क्या बात करो, इधर भी होता है। एमएलए भी ऐसे आदमी को बनाते हैं जो चाटुकारिता कर सके, बोल नहीं सके और समाज के लिए तो एक लाइन नहीं बोले। हमारे उधर ऐसा होता है, आपके इधर भाई नामों रतलाम में होता है सब में। ये कितनी भयंकर बीमारी है, ये मेरे शरीर पर बीमारी है, उससे भी भयंकर बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी। वो लोग कमजोर आदमी को बड़ा पद देते हैं, ये लाइन में रखो। वो लोग कमजोर आदमी को, अयोग्य आदमी को, लालची आदमी को, स्वार्थी आदमी को बड़ा पद देते हैं। तो जो वो योग्य नहीं होता है इतना बड़ा पद दे देते हैं तो वो विचार करता है थोड़ी सी गुलामी कर लेने में क्या दिक्कत है। डाबर साहब मामा जी आते वाला बात राइट है। मो तमाम बोलवा वजह तक ही साथ लोग बुद्धि देखो, क्योंकि आप जो बोले उसको पूरा करना है मुझे ऐसा सोच कर। तो मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी परिवार और जयस ने ऐसा सोचा है योग्यतम आदमी है वो वहां जाना चाहिए। क्या आपका क्या कहना है?
योग्यतम आदमी, समाज के लिए बोलने वाला आदमी, समाज के लिए लड़ने वाला आदमी, संसद हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे कोई भी हो, गांव हो, पंचायत हो, जिला परिषद हो, जनपद हो, हर जगह समाज की बात करे, ऐसा आदमी हमें आगे भेजना चाहिए। क्या हमारे समाज ने पिछले 75 साल में ऐसा किया? नहीं किया। इसी एक बीमारी को ठीक करने पर, इसी एक बीमारी को ठीक करने पर हमारी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्या आदिवासी के लिए जो फंड आता है हमारे आदिवासी क्षेत्र के लिए, शेड्यूल 5 के लिए, क्या 50% खर्च होता है आपके इलाके में? हमारे भी नहीं होता, इवन दूसरे काम के लिए हो जाता है। हमारे तो ऐसा भी रेफरेंस है, अभी की सरकार के टाइम में जो विपक्ष के लोग हैं उनके इलाके जो सिविल एरिया है उसके अंदर पैसा दे दिया। ऐसे भी उदाहरण आदिवासी के हित के बाहर जाकर के पैसा खर्च कर रहे हैं। तो यदि लड़ाकू लोग का मतलब बोलने वाले लोग, सवाल खड़ा करने वाले लोग, लड़ने भिड़ने वाले लोग यदि विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, जनपद के अंदर, जिला पंचायत के अंदर जाएंगे तो क्या बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता? ये एक बदलाव होगा, ऐसा सोच करके ही मैं इतना बीमार होने के बाद, इतनी परेशानियां झेलने के बाद मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी इसके बगैर कभी नहीं आएगी, ऐसा मैं मानता हूं। यदि आप लोग भी ऐसा मानते हैं तो आज के बाद में ये तेरी जयस, ये मेरी जयस, ये मेरे भाइयों को बिल्कुल बंद करना होगा। मैं बिलाला, मैं पटिया, मैं बारला, ये भी खत्म करना होगा। यदि खत्म नहीं करते हो तो 1931 का सेंसस एक बार पढ़ देना, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है ये भील वंश के सब ग्रुप हैं, ये लिखा हुआ है। हमें इस तरीके से लड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये मैंने नहीं लिखा, 1931 में मेरा दादा था, मेरा दादा ने शादी भी नहीं की थी, मेरा दादा की शादी 1935 में हुई। ये मैं कहना चाहता हूं, ये बात आप लोग याद रखेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। ये इतना टूट फूट और आपस में एक दूसरे पर छिद्रा अन्वेषण हो रहा है, इसलिए ये बात बताई। एक गंभीर बात, ये बहुत बड़ी समस्या पूरे देश के आदिवासी, जब आदिवासी युवाओं की आशाओं का, ये लाइन याद रखो, जब आदिवासी युवाओं की आशाओं का, आकांक्षाओं का, इच्छाओं का पूर्ति नहीं होता। हम पिक्चर देखते थे छोटे दिनों 12वीं क्लास में, तो हम सोचते थे ये हीरोइन मेरी हो जाती तो ठीक है, ऐसा फिलिंग्स था। अब वो कहाँ होना था, मैं तो 12वीं क्लास में 17 साल का था, लेकिन ऐसा, और वो एक हीरोइन मर गई, 3 दिन हमने खाना नहीं खाया, सच कह रहा हूँ, दिव्या भारती, सच कह रहा हूँ मेरे भाई, गलत देखो, मेरे मुंह से सच्चाई निकल ही जाती है, मैं यहाँ से बिल्कुल साफ हूँ, जिसको जो कहना है कहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बात की अकेली सुनता हूँ। तो ऐसा फीलिंग्स आता है। तो ये उदाहरण इसलिए दिया मैंने, ये उदाहरण इसलिए दिया मैंने कि हमारे युवा बच्चे की ऐसी फीलिंग्स होती है, तो उन आशाओं को वो बच्चा पूरा नहीं कर पाता है, उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है, उन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसके दिमाग में तनाव पैदा होता है। ये ध्यान रखिए, उसके दिमाग में तनाव पैदा होता है, और अपने तनाव को दूर करने के लिए वो बच्चा नशे का आदी हो जाता है। ध्यान रखो, अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने पर बच्चे के दिमाग में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो,
उसके दिमाग में तनाव पैदा होता है और सबसे बड़ी बीमारी तनाव होता है। और उस तनाव की वजह से वो बच्चा नशे का आदी हो जाता है और नशे का आदी होकर के समय से पहले मर जाता है। क्या ऐसा पूरे देश के आदिवासी इलाके में हो रहा है? क्या बीमारी से ज्यादा लोग मर रहे हैं कि इस नशे की वजह से लोग मर रहे हैं? और नशा आए बीमार हेलो और नशा तनाव की वजह से शुरू होता है। ये बात याद रखिए, नशा तनाव से शुरू होता है। और कई लोग कहते हैं गोविंद गुरु महाराज, उनसे पहले संत सुरमाल महाराज, उससे पहले मापजी महाराज, 300 साल का इतिहास हमारे जिले का है। 300 साल से काम चल रहा है, आज तक दारू खत्म नहीं हुआ और दूसरे इलाके में भी खत्म नहीं हुआ। मैं यही बोलने वाला था, हमारी पूजा पद्धति का पार्ट भी है, लेकिन एक सीमा से ज्यादा इसको अंदर नहीं डालना चाहिए। हमारे पूर्वज खाना और पीना दोनों साथ करते थे। आज हमारे बच्चे तनावग्रस्त होकर सुबह से नहीं खाया तो भी पी जाते हैं। ये बहुत गलत है, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं, इसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा हानि हो रहा है, उसको हमें जन जागरण करना चाहिए। इससे उबारने के लिए ही हम लोगों ने शुरुआत में, क्योंकि हम गोविंद गुरु का जन जागरण करते करते आदिवासी परिवार बनाए, इसी से समाज को उबारते हुए हम लोगों ने आगे जैसे लोग जुड़ते गए तो हम लोगों ने आदिवासी परिवार बनाया, वो भी सोशल मीडिया की वजह से। और एक बात ध्यान रखिए, जयस हमारे से पहले बना और जयस के देखा देखी हमने आदिवासी परिवार बनाया। ये भी बात याद रखिए, ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन जयस में जो कमियां खामियां थी, दूसरे संगठनों में जो कमियां खामियां थी, इवन मैं जितना घूम चुका था, मैं जितना पढ़ चुका था, मैं जितना जान चुका था, जितने भी हमारे पहले काम करने वाले संगठन थे करता थे, उनमें जो कमियां खामियां थी, उनमें आदिवासी परिवार से उसको आउट कर दिया। इसलिए आदिवासी परिवार का विचारधारा आज अजय है, उसका कोई मुकाबला नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखेंगे। एक चीज लास्ट में और कहना चाहता हूं, हमारे पूर्वजों ने, ये जितने भी आदिवासी पूर्वज हैं, उन सभी पूर्वजों ने केवल और केवल मुगलों के टाइम में आंदोलन किया और अंग्रेजों के टाइम में आंदोलन किया, उससे पहले कभी आंदोलन नहीं किया। उसका कारण क्या? ये बहुत गंभीर बात याद रखिए, नहीं मिलेगा आपको। उस समय में मुगलों से पहले भारत में दो ही शक्तियां थी, एक तो रजवाड़े थे, एक आदिवासी थे, और आदिवासी पूर्णतः आजाद थे, पूर्णतः आजाद थे। इसलिए शक्ति संतुलन बना हुआ था, इसलिए आदिवासी को किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मुगल लोग आए तो मुगल लोग आए, 3 शक्तियां हो गई। हल्दीघाटी का युद्ध का लड़ने के लिए कौन लोग आए थे? अकबर आया था क्या? नहीं आया था। कौन आया था? मानसिंह। मानसिंह कौन था? राजपूत था। रिश्ते में क्या लगता था? किसका? अकबर का क्या लगता था? जो भी आप जानो, मैं नहीं जानता। राजपूत से लड़ने के लिए राजपूत आया था, इतनी सी बात करता हूं, ठीक है? बराबर है? आज यही हो रहा है, आदिवासी से लड़ने आदिवासी आ रहा है। पूरे राजस्थान का नक्शा बदल दिया, सारे मुगलों का, तुर्कों का विजय हो गया। क्यों विजय हो गया? राजपूत से लड़ता था पहले। तो 2 शक्तियां मिलकर के लड़ने के लिए आई थी, इस वजह से राणा प्रताप को हमारे पास आना पड़ा। ये बात आप लोग इतिहास में जानते हैं, यहीं पर राणा पूजा का इतिहास शुरू होता है। अब अंग्रेजों के जमाने में भी यही हुआ, फिर 2 शक्तियां मिल गई 1818 में। कौन सी? रजवाड़े
दोनों ने मिलकर के आदिवासियों को दबाया। उससे पहले आदिवासियों की गुलामी का कोई प्रमाण नहीं है, आदिवासियों के वेट वेगार का कोई प्रमाण नहीं है। आदिवासियों को जितनी भी उत्पीड़न दमन हुआ 1818 से पहले कहां उत्पीड़न दमन हुआ, ये बात मुझे बता दीजिए, मैं बहस करने के लिए तैयार। 1818 उससे पहले आदिवासियों का कहीं दमन हुआ, उत्पीड़न हुआ, शोषण हुआ, गुलामी करवाई, कोई ऐसा मानता है? आ जाओ, मैं 2005 में इतिहास में नेट मैं लगातार बोलता हूं कि कोई व्यक्ति मेरे से बहस करने आज तक नहीं आया, और किसी को खुजली आ रही है तो आ सकते, ठीक है? और आने के बाद क्या होगा वो तो मैं पहले से जानता हूं, पर आ सकते हैं। ओके, इतनी बात कह करके आप लोगों का बहुत समय लिया मैंने, और आप लोग मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई है। ये बातें मैंने वहां पर भी नहीं बताई कि बेटे हमारे सब वरिष्ठ साथी, तमाम कर्मचारी भाई, ये हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, सारे वरिष्ठ साथी बैठे हुए, पूछ सकते हो। ये जो बात आज मैं बोला हूं, ये मैं वहां भी नहीं बोला, और खाना ही नहीं खाया, हम तो एक कचौरी खाई है, कुछ खाया नहीं। तो भी मैंने ये बात इसलिए बोला है, यहाँ तू मैं हो रही है, आदिवासी बनाम आदिवासी हो रहा है, बिल्कुल ये रोकना चाहिए। देखो, रामायण का रेफरेंस मैंने बता दिया, इतिहास का बता दिया, है ना? पूरा राजस्थान गुलाम हो गया, पूरा देश मुगलों का गुलाम हो गया। यदि राजपूत एक हो जाते और इन बाहरी ताकतों से लड़ते, देश का इतिहास कुछ और होता। इसलिए आज की तारीख में हम लोगों को किसी भी सूरत में एक लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़नी है, वह लड़ाई है आदिवासी बनाम आदिवासी। मेरे को आज की तारीख में लोगों ने परेशान किया, इसके बावजूद भी मैंने आदिवासी बनाम आदिवासी होने से हमारे कार्यकर्ताओं को सजेस्ट किया, और हमारे कार्यकर्ताओं ने इतना बेहतरीन, उस दिन ये रैली देख करके मेरे दिमाग में बात आया, मैं इन सभी लोगों के चरणों को नमन करता हूं आज भंवरलाल परमार। ये बात मेरे दिमाग में, ये फीलिंग्स आई, जो लोग उस दिन उस रैली के अंदर, बच्चा हो, बच्ची हो, महिला हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान का कहीं का भी हो, उसके चरणों को मैं नमन करता हूं। ये फीलिंग्स मेरे दिमाग में आई थी। एक तरफ का पूरा रोड फुल और दूसरी तरफ का रोड पूरा खाली, यह अनुशासन आप लोगों ने दिखाया। मैं उसी दिन मेरा जन्म सफल हो गया, ऐसा मैं मानता हूं। अब तो मैं बोनस में काम कर रहा हूं, और आपके यहां से बहुत बड़ी संख्या में मेरे भाई आए थे। मैं नाम लेना अच्छा नहीं मानता, सभी भाई, सबका मैं सम्मान करता हूं, और मेरी जिंदगी आप लोगों को जो मैं ज्ञान मेरे पास है, मैं सब आपको देना चाहता हूं, बशर्ते आप लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरे दिल को ठेस नहीं लगनी चाहिए। यदि मेरे दिल को ठेस लगेगी तो मैं दिल से जो बात कहना चाहता हूं वो आपको नहीं कह पाऊंगा। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं मेरे भाइयों बहनों। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल्कुल।